जिसमें राजस्थान पंचायत राज संशोधन विधेयक 2026 लाने व राजस्व अधिसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय का गठन सहित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिसके अंतर्गत हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आयुष और आयुर्वेद के प्रति लोगों में जागरूकता लाने और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का भी यही लक्ष्य था, इसको देखते हुए राजस्थान में के अजमेर राजस्थान आयुर्वेद योग तथा नेचुरोपैथी विश्वविद्यालय अजमेर विधेयक 2026 का कैबिनेट में मंजूरी दी गई। वर्तमान में प्रदेश में केवल जोधपुर जिले में ही एक हमारा आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय संचालित है। बजट वर्ष 2024-25 में एक और विश्वविद्यालय खोलने की जो घोषणा की गई थी, इस बजट घोषणा को पूरा करते हुए अजमेर में आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इसके लिए राजस्थान आयुर्वेद योग एवं नेचुरोपैथी यूनिवर्सिटी अजमेर विधेयक 2026 के प्रारूप का अनुमोदन आज मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया। इससे केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं राज्य सरकार की आयुष नीति के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रभावी कार्य किया जा सकेगा। प्रदेश में एक और आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना से आयुर्वेद योग व नेचुरोपैथी, यूनानी, होम्योपैथी आदि के क्षेत्र में शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। इससे भारतीय चिकित्सा पद्धति की अत्याधुनिक चिकित्सीय सुविधा आसानी से उपलब्ध हो सकेगी तथा प्रदेश में आयुष क्षेत्र में मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। इस विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद अधिसूचना के द्वारा दोनों आयुर्वेद विश्वविद्यालयों के क्षेत्राधिकार का निर्धारण किया जाएगा। इसी तरह आज कैबिनेट में राजस्व अधिसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय का गठन किया गया। आर्थिक अपराधों पर प्रभावी रोकथाम के लिए राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय को समाप्त कर राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय का गठन का निर्णय भी किया गया है। ये निदेशालय वित्त राजस्व विभाग शासन सचिवालय जयपुर के अधीन कार्य करेगा, जिसका मुख्यालय जयपुर में रहेगा तथा इसके कार्यक्षेत्र को इसका कार्यक्षेत्र संपूर्ण राजस्थान रहेगा। नवगठित निदेशालय आर्थिक अपराधों के नियंत्रण, अनुसंधान, जांच एवं अभियोजन का कार्य करेगा। इससे राजस्थान संबंधी सूचनाओं और आर्थिक अपराधों की जांच का कार्य एकीकृत रूप से किया जा सकेगा। इस निर्णय से रियल एस्टेट में धोखाधड़ी, बैंक बीमा, एनबीएफएससी एवं शेयर बाजार से जुड़ी हुई वित्तीय अपराध, मल्टी लेवल मार्केट, झूठी ठगी, दिवालिया, फर्जी प्लेसमेंट एजेंसियां तथा फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से नौकरियां प्रवेश से संबंधित मामलों की प्रभावी जांच कर आमजन को राहत दी जा सकेगी। साथ ही सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे या विक्रय, स्टाम्प एवं पंजीयन अनियमितताएं, फर्जी कंपनियों द्वारा गठित सहकारी समितियों में घोटाले जैसे आर्थिक अपराधों पर भी प्रभावी नियंत्रण स्थापित होगा और अपराधियों के विरुद्ध शीघ्र कार्रवाई संभव हो सकेगी। ये निदेशालय वाणिज्य कर, आबकारी, परिवहन, पंजीयन एवं मुद्रांक, खनिज सहित विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण कर राजस्व लीकेज पर भी निगरानी रखेगा तथा टैक्स चोरी को भी रोक सकेगा। इस निर्णय से राजस्व संग्रह प्रणाली मजबूत बनेगी और वित्तीय
अनुशासन स्थापित करने में भी मदद मिलेगी। इस निदेशालय के लिए 107 पद सृजित किए गए हैं, जिन्हें विभिन्न राजस्व विभागों में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों से विशेष चयन प्रक्रिया से भरा जाएगा। इस निर्णय के फलस्वरूप जांच प्रणाली एकीकृत होने से कार्रवाई तेजी से होगी और आर्थिक अपराधों का प्रभावी नियंत्रण भी स्थापित होगा। मैं आगे माननीय धन्यवाद। राज्यवर्धन सिंह जी से मैं राजस्थान प्रदेश के खेल एवं उद्योग मंत्री आदरणीय कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात। सभी मीडिया के मेरे साथियों को नमस्कार। आज माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में जो कैबिनेट की बैठक हुई, उसके अंदर कुछ निर्णय जो उद्योग से रिलेटेड हैं, उनकी जानकारी मैं आपके माध्यम से जनता को देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो उदयपुर के अंदर एक आयरन ओर की माइन है। वो आयरन ओर की माइन का जो ओर है, जो वहाँ से निकल रहा है माइन से, उसको इस्तेमाल करने के लिए एक कंपनी आगे आई है जिसने कहा है कि हम आयरन ओर को स्टील में बदलेंगे, लोहे में बदलेंगे। तो वो 500 करोड़ का निवेश करना चाहती। उसको हमने 53 हेक्टेयर भूमि वहाँ पर दी है। 1.5 मिलियन मीट्रिक टन इनका उत्पादन होगा और डायरेक्ट इस फैक्ट्री के अंदर तकरीबन 550 युवाओं को रोजगार मिलेगा। इनडायरेक्ट के अंदर तो आप समझ ही सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे एंसिलरी यूनिट्स वहाँ पर आ जाएंगी जो इतनी बड़ी फैक्ट्री को मदद और सप्लाई चेन प्रोवाइड करेगी। ये जो प्लांट है, ये इसको कहते हैं बेनिफिकेशन और पैलेट प्लांट। तो जो आयरन ओर है उसको लेकर पहले तो साफ करेंगे, आयरन ओर को साफ करने के बाद उसको पैलेट्स पे बदलेंगे, गोल बॉल पैलेट्स में बदलने के बाद उसका जो वैल्यू है वो वैल्यू बढ़ जाता है। अब ये समझने वाली बात है कि अगर ऐसी फैक्ट्री हम नहीं लगाते तो ये आयरन ओर अपने प्रदेश से बाहर चला जाता। आज हम वैल्यू डेवलपमेंट कर रहे हैं अपने ही क्षेत्र में। इससे जीएसटी रेवेन्यू बढ़ेगा, एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ेगा, स्टील वैल्यू चेन के अंदर मजबूती आएगी और आत्मनिर्भर भारत का ये सपना भी पूरा करता है। इसमें कैबिनेट ने तय करा है कि इसकी जो दर होगी जमीन की, वो डीएलसी की डबल रेट होगी। दूसरा निर्णय है मंडपम, जो एयरपोर्ट के पास टोंक रोड पे जो जमीन है B2 बाईपास पर, वहां मंडपम बनने का निर्णय एक पहली कैबिनेट मीटिंग में हुआ था। लेकिन उस मीटिंग के अंदर जो निर्णय हुआ था उसको हमने और सुधारा है। उस समय जो निर्णय हुआ था उसके अंदर टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट तकरीबन 3055 करोड़ आ रहे थे और इस कीमत में और जो रेवेन्यू जनरेशन होता उसमें एक गैप आ रहा था, वो था 635 करोड़ का। तो ये जो गैप था, इसका भार राज्य सरकार पर आ रहा था पहले मॉड्यूल में। हमने उसको बदल दिया अभी, और अब हमने प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है उसको और बेहतर बनाकर उसी एरिया में हमने कर दिया 5,815 करोड़ का मंडपम बनेगा। इससे रेवेन्यू जनरेशन जो होगा वो होगा 5,825 करोड़, और जो 635 करोड़ का भार राज्य सरकार पे पहले आ रहा था उसको हमने जीरो कर दिया। राज्य सरकार को एक भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। पूरा मंडपम बनके तैयार होगा जिसका इस्तेमाल हम सभी करेंगे और उसके ऊपर भी 10 करोड़ का फायदा होगा। सेल्फ सस्टेनिंग प्रोजेक्ट हमने इसको बना दिया। अब आप ये जानते हैं कि जिस तरह की इकोनॉमी पूरी देश में बढ़ रही है, जिस तरह के इवेंट्स आते हैं उसमें कॉन्वोकेशंस होती हैं, कन्वेंशन सेंटर होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, और इन सब के आने से और भी जो फ़ायदा प्रदेश को और शहर को होता है वो तो निश्चित तौर पे होगा ही। हमारे खुद के युवा, राजस्थान के युवा इंजीनियरिंग भी पढ़ रहे हैं, डेटा एनालिटिक्स सीख रहे हैं, AI और IT में काम कर रहे हैं। उनको भी यहाँ पर जो GCCs आएंगी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर जो आएंगे, उसमें काम करने का उन्हें अवसर मिलेगा।
तीसरा जो बड़ा निर्णय हुआ है वो हुआ है कि उद्योग लगते ही थे, लेकिन ज़्यादातर उद्योग सरकार लगवाती थी। जो इंडस्ट्रियल एरिया होता था वो सरकार तय करती थी। अगर कोई प्राइवेट इंडस्ट्री लगाता भी था तो वो छोटी सी कोई प्राइवेट इंडस्ट्री लगा देता था। हमने तीसरा जो निर्णय कैबिनेट में करा है वो है राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी 2026। इसकी हमने एक नीति बना दी और नीति के अंदर हमने ये तय कर दिया कि 4 तरह के मॉडल होंगे। एक मॉडल होगा जिसमें पूरी ज़मीन रिको देगा, दूसरा मॉडल होगा जिसमें 80% ज़मीन कोई भी डेवलपर ले चुका होगा और 20% तकरीबन ज़मीन उसको अगर और चाहिएगी तो वो रिको या सरकार उसको दिला देगी। तीसरा मॉडल होगा जो पूरी ज़मीन पूरी तरह से डेवलपर ही ढूंढे, वो तीसरा मॉडल है। और चौथा मॉडल होगा जो पीपीपी मोड पर होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड पर होगा। इसमें हमने जो सबसे पहला मॉडल है जो ज़मीन पूरी रिको देगा, उसकी भी हमने प्राथमिकता तय कर दी कि कहाँ पर देगा। जहाँ उद्योग लगने की बहुत संभावना है और उद्योग बहुत लगते हैं वहाँ पर रिको ज़मीन नहीं देगा। ये हम ऐसे जिलों में देंगे जहाँ पर उद्योग बहुत कम पहुँच पाते हैं। तो एक इंसेंटिव हो जाएगा कि अगर सरकार से ज़मीन चाहिए तो ऐसी जगह जाइए जहाँ पर उद्योग बिल्कुल नहीं लग रहे, ताकि वहाँ पर एक इकोनॉमी डेवलप हो। तीसरे मॉडल के अंदर जो पूरी तरह से डेवलपर अपने पैसे लगाकर ज़मीन खरीद रहा है और डेवलप करना चाहता है, उसको भी हम ऐसा नहीं कि मदद नहीं करेंगे, उसको भी मदद करेंगे। तो ये मदद जो होगी, जो इसमें हमने तय करा है वो है कि 50 एकड़ भूमि कम से कम होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल पूरा पार्क बना रहे तो छोटा सा नहीं होना चाहिए, 50 एकड़ की पूरी ज़मीन होनी चाहिए। और पहले 10 जो इंडस्ट्रियल पार्क लेकर आएगा उसको हम खास तौर से 20% कैपिटल सब्सिडी देंगे। जितना भी वो पैसा लगा रहा है उस इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स को डेवलप करने के लिए, उसका 20% हम उसको दे देंगे, लेकिन उसकी भी अपर लिमिट होगी। 100 करोड़ तक अगर वो खर्च करता है तो हम 20 करोड़ वापस करेंगे। अगर 100 से 250 एकड़ में वो काम करता है तो हम 30 करोड़ देंगे, और 250 एकड़ से ज़्यादा करता है तो 40 करोड़ हम उसको देंगे। उसके साथ हम प्रेफरेंस किसको देंगे? अब इसमें प्रेफरेंस हम उसको देंगे, इस फंडिंग के अंदर भी प्रेफरेंस उसको देंगे जो कैटेगरी 3 एरिया है, वही एरिया जहाँ पे सबसे कम उद्योग लगते हैं, वहाँ पे सबसे पहले हम प्राथमिकता देंगे। CETP पे भी खर्चा करेंगे। जो हम कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट होता है उसके ऊपर भी 50% उसको पैसा वापस करेंगे। और पार्क की बाउंड्री तक हम पानी की सुविधा देंगे, सड़क की सुविधा देंगे, और सबसे नज़दीक बिजली की उसको सुविधा देंगे। और सबसे नज़दीक जो सरकार की सड़क है वहाँ तक सड़क के निर्माण का भी हम उसको सहयोग देंगे, लेकिन मात्र 60% और ज़्यादा से ज़्यादा 3 करोड़। इसके अंदर भी हम तय कर रहे हैं कि वो सड़क कितनी चौड़ी होगी, उसकी क्या बनावट होगी। यही नहीं, पहले ये ज़मीनें पब्लिक के पास उपलब्ध ही नहीं होती थी। कौन सी ज़मीन पर प्राइवेट ये इंडस्ट्रियल पार्क लगेगा? हम राज निवेश पोर्टल पे जितनी भी सरकार की ऐसी ज़मीनें हैं जहाँ पर इंडस्ट्रियल पार्क लग सकता है, कोई डेवलपर आ सकता है, वो राज निवेश पोर्टल पे सामने डाल देंगे ताकि सबको ज्ञात रहे कि कहाँ पर काम संभव है। इससे तेज गति आएगी, समय कम है, समय निकलता जा रहा है, तेज गति आएगी डेवलपमेंट की, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तेज गति आएगी। ऐसे क्षेत्रों में भी डेवलप होगा जहां पर आमतौर पे उद्योगपति जाना पसंद नहीं करते, वहां पर सरकार इंसेंटिव दे रही है। और मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर ये हमारा कदम उसको साबित करता है। ग्लोबल चेन, दुनिया की ग्लोबल चेन शिफ्ट हो रही है। आपने सुना ही होगा चाइना +1 की नीति सारे देश अपना रहे हैं, तो +1 में हमारे यहाँ आए, इसलिए सारा तैयार कर रहे हैं। इन्वेस्टर लैंड रेडी स्टेट्स को के अंदर राजस्थान शामिल हो, उस पर ये नीति आज हमने अपनाई है। धन्यवाद। मैं जोगाराम जी से आग्रह करता हूँ कि वो अपनी बात रख लें। मित्रों, सबसे पहले तो
आने वाले होली और इस बार अनेक वर्षों के उपरांत होलिका दहन का मुहूर्त हमारे अनेक पंडितों ने प्रयास करने के बाद 2 तारीख होलिका दहन का मुहूर्त निकाला है। मैं आप सबको होली पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ हमारे लिए गौरव का पल है, गौरव की बात है हम राजस्थान वासियों के लिए कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय का भी राजस्थान पर आगमन होने की पूरी संभावना है और आगामी 28 फरवरी को यशस्वी प्रधानमंत्री जी, दोनों का ही यशस्वी प्रधानमंत्री जी का राजस्थान की तरह अजमेर पर कायड़ में कार्यक्रम है। उस सब के लिए भी आप सादर आमंत्रित हैं। मित्रों, आज की मंत्रिमंडल की बैठक में 2 नए विधेयक को मंजूरी दी है। इसमें पहला है राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 2026 और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2026। पंचायत राज अधिनियम की धारा 19 में ये प्रावधान किया गया था और तत्कालीन परिस्थितियों के देखते हुए जरूरी भी था